Sir who is in default. और इसमें हमने पढ़ा था हेलो 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 हेलो। तो बेटा थोड़ा सा ठीक। की मैनेजरियल पर्सन्स को माना जाएगा ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। केएमपी अगर नहीं है तो जिसको बोर्ड ऑथराइज कर दे उसको मानेंगे। बोर्ड किसी का नाम ना बताए तो सारे डायरेक्टर्स ही क्या माने जाएंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब जो बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए लोग होते हैं ना, ये लोग सारा काम खुद नहीं करते हैं। ये अपना काम क्या करते हैं, किसी और को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कभी सुना है इस बारे में आपने, कि हम अपना काम खुद करने की जगह पर दूसरे व्यक्ति से ये काम करवा लें। ओके। अब ऐसे में अब जैसे मान लो कल को आप सीए इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गए। नहीं, हाँ तो बोलो। देखो वहां से यह सारा इतना सारा, फिर सीए फाइनल बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक। वाओ, यस वाओ में कन्वर्ट हो गया। फिर आप बड़े वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बन गए। फिर आप इतने बिजी हो गए, फिर आपने अपने लिए कार खरीदी, फिर आपके पास कार चलाने का टाइम भी नहीं बचा, क्योंकि कंटिन्यूस फोन है, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, क्या करें। तो खुद क्या क्या करेंगे, तो आपने एक ड्राइवर भी रख लिया। फिर तो लोग मतलब लग्जरी जो कारें होती ना महंगी, उनका लुत्फ सिर्फ ड्राइवर ही उठाते हैं, क्योंकि कार जितनी बड़ी आदमी और मतलब उतना बिजी, तो फिर वो कार तो ड्राइवर ही चलाता, फिर वो शॉफर ड्रिवन कार हो जाती। तो फिर और जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं हमारे लोगों की जैसी, वो हम खुद चलाते, मीडियम साइज वाली, तो वो आप खुद चलाने को आप एंजॉय कर सकते हो उसको। आप इतने बिजी हो गए, आपने ड्राइवर रख लिया, पीछे की सीट पे बैठते हो, नजर भी सड़क पे अब नहीं होती, आपका आधा ध्यान लैपटॉप में होता है, कहीं फोन पे बात कर रहे हो, इतने बिजी हो गए आप। बिजी, ड्राइवर अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा है। एक दिन ड्राइवर हो गया पी के धुत। एक भाई साहब थे, उनका मतलब मुझे एकदम इसलिए ऐसा याद आता है कि मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, उनका सरनेम धुत है, उनका नाम प्रमोद कुमार है, तो वो शॉर्ट नेम लिखते हैं, पी के धुत, उनके घर के बाहर नेम प्लेट लगी है। नहीं एक्चुअली सच में। इनफैक्ट मैं और आगे बताऊं, वो डॉक्टर हैं, तो बड़ा बोर्ड लगा हॉस्पिटल के बाहर, डॉक्टर पी के धुत। तो आपका ड्राइवर हो गया पी के धुत, आपका ध्यान नहीं था। अब इतना भी नहीं था कि वो सामने से दिख जाए, लेकिन हाँ उसका कॉन्शियस ठीक नहीं था, उसने गाड़ी ठोक दी, कहीं किसी के ऊपर चढ़ा दी, कोई निपट गया बेचारा। अब आप जेल जाओगे, आपके ड्राइवर ने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, उससे किसी की डेथ हो गई, गाड़ी आपकी थी, ड्राइवर आपने कहा था, जेल आप जाओगे। यस और नो? मैं तो लॉजिक नहीं चाहिए, यस नो चाहिए बस। नो इधर, चलो यस वाले हाथ उठा दो इस साइड। ओके ठीक है, नो आ रहा है इधर से ढेर सारा, इधर से भी ढेर सारा नो आ रहा है, तो मेजॉरिटी इज करेक्ट। जो नो बोल रहे हैं ना आप, वो बिल्कुल सही है जो आपने नो बोला है, क्योंकि गाड़ी मेरी है मैं मानता हूं, लेकिन मैंने एक ड्राइवर को रखा एंड आई मेड इट श्योर कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका कोई खराब क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। अब उसका कॉन्शियस है कि नहीं है, उसको नींद लग गई, वो पता नहीं कहाँ था, जो भी है, आई कुड नॉट जज इट। अब उसने गाड़ी चला दी तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अरे सलमान खान का केस नहीं सुना क्या?
गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। तो ये ऐसा होता है, इट हैपेंस मेनी अ टाइम, इट हैपेंस। हर आए दिन अखबार में खबर होती है, आपने इतना ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। अभी 4-5 दिन पहले ही था कि एक सरपंच साहब ने किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, बाद में वो गाड़ी लेके भाग गए, बाद में वो किसी और ड्राइवर को उन्होंने पेश कर दिया कि गाड़ी ये चला रहा था। तो ये ऐसा होता है कि आपने बोला कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दी है ना, तो नाउ आई एम नॉट लायबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ, आपका सिस्टम ही गलत सेट था कि आपने एक माइनर को गाड़ी चलाने को दे दी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो गाड़ी किसी पे चढ़ा देता है। अब आप लायबल होंगे क्योंकि आपका जो सिस्टम था वही गलत था। ये ड्राइवर बार बार बोलता था, भाई साहब इसका ब्रेक कभी भी अटक जाता है, ये ब्रेक पेडल फंस जाता है अपने आप। अरे आप बोल रहे हो फालतू खर्चा कौन करेगा, चल चला। तो ये फिर आपकी गलती। सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है फिर वो आपकी गलती है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। और सिस्टम सही सेट था और बंदा गलती करे तो आप भला उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? यू कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल। बस यही बात यहां भी बोल दी है कि अगर डायरेक्ट, अरे यार ऐसी छोटी छोटी बातों पे प्रमोटर को जेल भेजें तो मुकेश भाई तो जेल में ही रहे। इतनी बड़ी कंपनी है, हजारों एम्प्लॉयज हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती तो करता ही रहेगा। क्या करें उसका, है लोग हैं गलती करेंगे। तो फिर इसलिए बोला कि जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की थी ना, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, और केएमपी या इनमें से कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बड़े बड़े लोग हैं भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये तो चेक तक नहीं साइन करते, ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस सिर्फ लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनका एक ही काम होता है कि सब चीज़ों को ध्यान से देखना। और हजारों एम्प्लॉई हैं इनके, ये सिर्फ ऊपर के 4 लोगों के कनेक्ट में रहते हैं और बाकी 4 लोग फिर नीचे संभालते हैं। इनको 5-6-10 लोगों से बात करनी होती है, दैट्स इट। इनका दिन पूरा पूरा डे एंड नाइट बिजी होते हैं, वो अलग बात है। बट ये काम खुद कुछ भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ दूसरों से काम करवाते हैं। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दूसरों को डेलीगेट कर दी। तो फिर वही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी, फिर केएमपी लायबल नहीं होगा, ये भी केएमपी माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गेस व्हाट? सर अगर आपको पता हो कि ड्राइवर नशे में धुत है तो फिर, हाँ तो फिर मैं लायबल हूं। ड्राइवर बोल रहा है कि भाई साहब मैंने आज बहुत पी ली है। अरे मैंने बोला, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी तो पी रखी है। तो तू ही चला ले यार, देखेंगे जो होगा। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट ड्रिंक। हाँ, आपके जिस थोड़ी हूँ, ड्रिंक तो नहीं करते ना। हाँ, करना भी नहीं है। ये पिक्चरों में हाँ पानी पीना चाहिए, नीट, कुछ भी मिला है बिना। ये जो ये पिक्चर्स, वेब सीरीज, इन सब में जो चीजें हम देखते हैं ना, हमारा कॉन्शियस भले ही उसको डिसअलाउ कर दे कि नहीं नहीं ये तो पिक्चर है, ये तो फालतू बात है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में वो बातें बैठ जाती। जैसे सिगरेट हाथ में होना, इट लुक्स कूल। बियर का मग हाथ में होना, इट लुक्स कूल। वाइन ग्लास हाथ में होना, वाओ कूल। हाँ, शादियां करना, तलाक ले लेना, लिव इन में रहना, इट्स कूल। जो चीजें आपको कूल लगे ना, बस उसको अपने पेरेंट्स पे फिट करके देख लेना कि अगर वो ऐसे होते तो आपको चलता क्या। इमीडिएट विचार बदल जाएंगे आपके। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। तो ये सब चीजें ऐसे पिक्चरों को देख देख के हमने को लगता है दिस इज कूल, क्योंकि हीरो कर रहा है तो मतलब ये तो क्या बात है यार, इसी में है जो कुछ है। बट कुछ भी नहीं है, माता पिता का दिया हुआ ज्ञान आपको सब फालतू लगता है। ये मत करो, सुबह पानी पियो, खाने के बाद मत पानी पियो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, जंक फूड मत खाओ, क्या लगा रखा है बकवास यार। मम्मी पापा थोड़ा कूल हो जाओ यार आप। वो जो बोल रहे हैं वही सबसे कूल बात है। एग्जाम्पल था यार, मैंने डिस्क्लेमर दे दूं तुम कल को तो देखो भैया तो ब्यावड़ गया बेवड़ा। बच्चा पूछ रहा है कि आपको पता है ड्राइवर नशे में धुत है तो फिर मैं लायबल हूँ। ईशान तो बता भी रहा है कौन सी भी था, ओल्ड मॉन्क। अच्छा बेटा, जिन लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि वो हमने नोट्स नहीं खुल रहे हैं या ऐप नहीं चल रहा है। सो माय स्टाफ इज़ हियर विथ यू, अजमेर भैया, और वो आपके बीच में इधर थोड़ा बहुत आएंगे। आप जिस किसी को प्रॉब्लम है आप हाथ उठा देना जब आपके पास आए तब, तो ही विल हेल्प यू आउट इफ देर इज़ एनी इशू रिलेटेड टू मोबाइल ऐप। FM by TM ऐप अगर कोई दिक्कत दे रहा हो आपको तो आप बता दीजिएगा।
हाँ नोट्स है ना, क्योंकि उसमें अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स पढ़ सकें। ऑनलाइन वाले अभी थोड़ी शांति रखो, आपका करवाऊंगा मैं। आदर्श पाठक प्लीज होल्ड ऑन। तो जिसको हमने काम दिया ना बेटा, वो लायबल होगा, हम लायबल नहीं होंगे। पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन बोर्ड वर्क्स, ये अगला वाला ये बोलना चाह रहा था मैं कि ये आपका दिमाग कोई और चला रहा है पीछे से। जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हाँ, तो फेस में फ्रंट में मनमोहन सिंह जी थे, पीछे मैडम चलाती थी पूरी सरकार। बहुत बुरी पोजीशन थी उस सरकार में। एक अच्छी बात थी, उस सरकार को आप कुछ भी कह सकते थे, अब बोल दो आप तो देशद्रोही सीधे। ये है, मतलब मेरे साथ तो कई बार फैक्ट होता है। भले मैं मोदी को वोट डाला, भले मैंने चुना उनको प्रधानमंत्री, खुल के बोलता हूं, हाँ मैंने उनको वोट डाला। जिस दिन वोट डाला था उस दिन उंगली का फोटो पोस्ट करा था कि अगले 5 साल यही उंगली करूंगा। आप, मेरा राइट बनता है कि अब मैं सवाल पूछूंगा सरकार से। और उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि बाकी लोग अब सरकार के दलाल और वकील बनने की कोशिश मत करना मेरी पोस्ट के खिलाफ। मैं सरकार चुनूंगा, वो अच्छे काम करेगी, मैं तारीफ करूंगा, मुझे उनका कोई काम समझ में नहीं आएगा तो मैं सवाल करूंगा। तो आप कृपया बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने आपको अपॉइंट तो करा नहीं। ये बेसिक बात है एजुकेशन की, आप सब लोगों को समझना चाहिए कि आपको मतलब सवाल हमेशा पूछना चाहिए। सवाल पूछने वाला कभी राष्ट्रद्रोही नहीं होता और चुप रहने वाला देशभक्त नहीं होता। आप किसी भी अथॉरिटी और किसी भी पर्सन से हमेशा सवाल करते रहिए। अगर कोई बात आपको न समझ में आए या कोई बात आपको गलत लगे तो यू शुड क्वेश्चन इट। लड़ो भिड़ो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बट क्वेश्चन करना तो आपका राइट है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की कोई बात ही आपको नहीं समझ में आए, तो एटलीस्ट यू कैन क्वेश्चन देम कि आप ऐसा करने को कहते हो, कैन यू टेल मी कि इसके पीछे क्या फायदा और मैं जो कर रहा हूं उसमें क्या गलत है। वो अगर आपको अच्छा लॉजिक दे पाए तो फिर मानो उनकी बात, राइट। सवाल करो, ये आपका हक है। आपने तो अभी वोट भी नहीं दिया है, तो भी आपका राइट है कि आप क्वेश्चन पूछें सोशल मीडिया पे। छोड़ें हमारी पौड़ी हो रही है और श्वेता को। अरे श्वेता तो भूल गई उसका माइक बंद करना, उसको छोड़ो, उसको रहने दो, वो सब कर लेंगे। बाकी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छे सवाल पूछिए, हमेशा पूछिए, हर जगह पूछिए, उनकी कद्र होती है। अच्छा दिखे उसकी तारीफ जरूर करिए, खराब दिखे उसकी बुराई जरूर करिए। ये आपका राइट नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको ऐसा करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों आपसे ये उम्मीद की जाती है। पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन बोर्ड वर्क्स, किसी के इशारों पे नाच रहा है बोर्ड। बोर्ड नहीं है, पपेट है। अरे बहुत जगह देखा है मैंने ऐसा प्रैक्टिकली। बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि ये कंपनी में शेयर होल्डर और डायरेक्टर तक नहीं बनते। कंपनी बनाने का आइडिया इनके दिमाग में आता है, लेकिन इनके बहुत विश्वास पात्र पट्टे होते हैं। उनमें से 4 लोगों को उठा के बोलते हैं चल तू मेमोरेंडम साइन कर, यू विल बिकम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, यू विल बिकम शेयर होल्डर, यू विल बिकम डायरेक्टर। सर आप क्या करेंगे? मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दूंगा यहां से, ऑन पेपर में किधर भी नहीं हूं, पर मैं ही मैं हूं। कभी कभी तो लगता है साला मैं ही भगवान हूं। ऐसा आप बोलोगे क्योंकि सब आपके इशारे पे काम कर रहे हैं। तो अब वो गड़बड़ करे ना, मतलब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर रहा है, बोले क्यों? अरे बोले वो सामने आदमी जा रहा है। अरे बोले ठोक दे, उड़ा दे। अरे सब क्या बोल रहे हो? और वो आपका भक्त था, पक्का उड़ा दूं? हाँ, उड़ा दिया। आर यू लायबल? इफ इट कैन बी प्रूव्ड कि आपके कहने पे हुआ था, आर यू लायबल? फिर आप लायबल हो जाएंगे, भले आप किसी भी पोस्ट पे नहीं है, बट अगर ये साबित हो जाए कि आपके इंस्ट्रक्शन पर ये काम हुआ है तो फिर आप लायबल हो जाएंगे। शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये पब्लिक कंपनियों में ना लोग हजारों, रोज हजारों लोग अपना शेयर बेचते हैं बेटा। मतलब ये मानिए कि
जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50 लाख शेयर होल्डर हैं, तो कम से कम 50,000 शेयर होल्डर उसके रोज बदल जाते होंगे। रोज 50,000 पुराने नाम हटाओ, 50,000 नए नाम लेके आओ। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पहले ही जब सब मैनुअल था तो सोचो कंपनी की तो हालत खराब हो जाए। 50,000 लोग रोज कंपनी को अप्रोच करें, भाई साहब हमारा नाम हटा दीजिए, और दूसरे 50,000 बोल रहे हैं हमारा नाम जोड़ दीजिए। कंपनी बोले यार हम बिजनेस करें, तुम्हारे शेयर ट्रांसफर करते रहे। तो कंपनी ये काम आउटसोर्स कर देती थी। ऑनलाइन वालों आउटसोर्स सुना है? इधर आप लोग आउटसोर्स, इधर से यस नहीं आ रहा है यार। सुना है ना आपने आउटसोर्स? कोई काम आप करें उससे अच्छा किसी और से करवा ले। कहता ना, जो कोई काम अगर आपके लिए कोई और कर सकता है तो फिर आप क्यों करें, उसी से करवा लें। शेयर ट्रांसफर एजेंट को काम आउटसोर्स कर देते, उसको थोड़ी कमीशन फीस देते, और सारे लोग अब उससे सिर फोड़ते रहते। अब शेयर ट्रांसफर से लेके कंपनीज एक्ट के जो भी सेक्शंस है उनका वायलेशन हो जाए तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। मास्क पहने बेटा सब लोग, हाँ। स्पेशली जब आप जवाब दे रहे हो, बोल रहे हो, तब तो जरूरी पहने। अब वो बार बार तो कैसे लगाओगे, हटाओगे तो लगा ही लो। और आप में से कोई या आपकी फैमिली में से कोई पॉजिटिव हो जाए तो इस बात को छुपाए नहीं, खोल के इस बात को मैनेजमेंट को बता दें। ओके, कभी आप पॉजिटिव हो जाएं या कोई फैमिली में पॉजिटिव हो जाए तो फिर इमीडिएट आपको ये बात बता देनी चाहिए, ताकि फिर ड्यू प्रिकॉशंस लिए जा सकें। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सेकंड पॉइंट अगेन? हाँ, सेकंड पॉइंट मतलब शेयर ट्रांसफर एजेंट वाला ना। शेयर ट्रांसफर एजेंट मतलब हमारा एक एजेंट है, हम शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो शेयर ट्रांसफर का काम हमने उसको दे दिया। सर तो हम भी क्यों करते थे? अरे हमारे मेंबर है तो हमको ही करना पड़ेगा ना। आपको पता है कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाती, सुना है कभी आपने? अच्छा चलो हटाओ, ICAI एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाता है, डू यू नो दैट? हाँ, अरे तभी तो मालूम पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है और कौन नहीं है। सर वो रजिस्टर जल जाए तो हाँ हाँ, फिर तो हर कोई पहुंच जाए, बोले मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ऐसे नहीं चलता है, वो सब बैकअप रहता है उसका। तो कंपनी भी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है, और किसी भी नए मेंबर का नाम उसमें लिखना पड़ता है। पुराना है कुछ छोड़ के जाता है तो उसका हटाना पड़ता है। पर कंपनी कब तक ये करे? तो कंपनी ने ये काम किसको आउटसोर्स कर दिया? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को। अब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा बेटा, कि अगर वो गड़बड़ करेगा तो कंपनी लायबल नहीं होगी, देन वो ही लायबल होगा, फिर कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। ओके, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन द सेकेंड पॉइंट? पर्सन चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा जिसको काम आउटसोर्स करा है वो लायबल होगा। मान लो हमने कंपनीज एक्ट के सेक्शंस का कंप्लायंस का काम सेक्रेटरी को दिया था कि सेक्रेटरी महोदय आप आरओसी के पास सारी फाइलिंग करेंगे। अब कोई फाइलिंग में डिले हो गया और बोल रहे हैं ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट इज पनिशेबल, तो मुकेश अंबानी जी पनिशेबल नहीं होंगे, फिर के सेतुरमन जी पनिशेबल होंगे, क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरी हैं और उन्होंने अपना काम अगर ढंग से नहीं करा, देन ही विल बी लायबल। ओके, हाँ, हमने किसको काम डेलीगेट करा सर, इसका सबूत कहाँ मिलेगा? जरूरी नहीं है कि एओए में स्पेसिफाइड हो, ये तो कंपनी में बोर्ड मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, शायद उसमें लिखा हो, या कोई अथॉरिटी लेटर या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया। बड़ी कंपनियों में तो सब चीज़ें फॉर्मलाइज्ड होती है, डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। छोटी कंपनी में ये साबित करना मुश्किल होता है। सर वो हमने गाड़ी ठोक दी, हमने ड्राइवर को बोल दिया कि तू चले जा, अब डॉक्यूमेंट क्या कि हमारा ड्राइवर है? कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, हमने सब कॉन्ट्रैक्ट, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी अलाउ करता है, तो हमने ओरली इसको ड्राइवर अपॉइंट करा था। अरे आप में से किसी घर में ड्राइवर हो तो क्या आपने कोई लिखा पढ़ी करी उसके साथ? बस वो काम पे आ गया और करने लग गया। यही प्रूफ है, आपने बोला ये सबूत है, तो सर ऐसे तो हम झूठ बोल देंगे। हाँ सर ये तो गलत बात है। हाँ सर ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, इंडिया है। शेयर ट्रांसफर एजेंट, ओ इतना ही था ये, छाप दो। सर प्लीज एक्सप्लेन फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है बेटा शेयर ट्रांसफर एजेंट, कि अगर आपकी कंपनी में कोई काम होने की जगह बाहर किसी से आप करवा रहे हो तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अगर वो गलत करेगा तो हम लायबल नहीं होंगे, वो लायबल होगा। आजकल इसका इंपॉर्टेंस कम बचा, क्योंकि शेयर ट्रांसफर एजेंट ना अब
जरूरत नहीं है, सब डीमैट में आ गया, सब शेयर इलेक्ट्रॉनिक हो गए, किसी एजेंट भेजेंट की कोई जरूरत नहीं है, डिपॉजिटरी सब काम कर लेता है। हाँ सर, डिपॉजिटरी गड़बड़ करे तो वो लायबल होगा, हम क्यों होंगे भला। चलिए बेटा, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, बस वो पूछिए। हाउ टू एक्सेस नोट्स, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे, उसमें लेफ्ट मेन्यू में जाएंगे, वहां फुल लाइब्रेरी में जाएंगे, तो सबसे पहला जो फोल्डर मिलेगा आपको टॉप पे, वो यही है, हाउ टू यूज दिस ऐप। उसमें कुछ छोटे छोटे से वीडियोस हैं, उसको देख लीजिए कि नोट्स कैसे एक्सेस करूंगा, प्लेलिस्ट कैसे बनेगी, ऑडियोज कैसे सुन सकता हूं, किसी और को रेफर कैसे कर सकता हूं, ये सब चीजें उसमें मिलेंगी। और आप ऐप में अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी वेबसाइट भी fm/tm.com, उस पर जाएंगे तो वहां भी यही सब ऑडियो वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू यूज दिस ऐप। पूरा एक सिस्टम डेवलप्ड है, उसको यूज करने की कोशिश करिए। ओके, आप काफी स्मार्ट बच्चे हैं, आपको थोड़ी कुछ सिखाना पड़ता है। सर ये वीडियोस के लिए नहीं बेटा, ये ऐप वीडियोस के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऑडियोस के लिए ही है। वीडियोस तो कुछ बहुत एक्सेप्शनल केसेस के लिए डले हुए हैं, वो वीडियो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वीडियो तो मैं हूं ना आपके सामने, ये देखिए आप। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, अब भाई कंपनीज एक्ट में इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। ऑनलाइन वालों, आपका एक अलग सेशन रखवाऊंगा ऐप की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अभी क्यों पूछ रहे हो बेटा, है ना। इंडिया में लोगों को 3-4 बार नहीं बोलो जब तक बात ही नहीं समझ में आती है, बताओ। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वो जो 31 मार्च को खत्म हो जाए, उस ही को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो चालू कब होता है? 1 अप्रैल। भाई 31 मार्च को खत्म होगा तो उसके अगले दिन चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। शुरू होगा कब? शुरू होगा 1 अप्रैल को। देखो क्या दिन चुना है, फूल्स डे। जब आप बचपन में लोगों को अप्रैल फूल बनाया करते थे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये बोलती थी कि रुको, हमारा भी फूल्स डे आज से चालू हो रहा है। 1 अप्रैल को चालू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये कंपनीज एक्ट 2013 की देन है। इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 ने बोला था कि तुम्हारा मन पड़े उस दिन बंद कर लो। सर हम 22 जून को फाइनेंशियल ईयर एंड करेंगे, हाँ बोले करो, करो, वॉट एवर यू विश यू डू इट, गो अहेड। सर हम दिवाली के दिवाली बंद करेंगे, अभी पहले तो ये होता था ना। आपने देखा दिवाली पे बही खातों की पूजा होती, वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे जिसको पड़वा कहा जाता है, उस दिन से उसमें लिखना चालू करेंगे। आज पूजा करी, कल से लिखना शुरू कर देंगे। दिवाली तो दिवाली फाइनेंशियल ईयर चलता था पहले तो लोगों का, अब ये एक्ट आ गया, चीजें फॉर्मलाइज हो गई। इनकम टैक्स एक्ट बरसों पहले 31 मार्च, इनकम टैक्स एक्ट में भी कई साल पहले लोग अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल ईयर एंड करते थे। फिर इनकम टैक्स वाले तो कई साल पहले 31 मार्च पे आ गए, और 2013 से कंपनीज एक्ट भी किस पे आ गया? 31 मार्च पे। सर हम बसंत पंचमी में बहुत मानते हैं, तो भाई केसरिया भात खा, पर फाइनेंशियल ईयर तो तुझे 31 मार्च को ही एंड करना पड़ेगा। तेरी बसंत पंचमी आए, चाहे गुड़ी पड़वा आए, चाहे दिवाली आए, वो सब तू मना, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कहां एंड होगा? 31 मार्च, कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज, अक्रॉस द बोर्ड एक जैसा। अच्छा है, यूनिफॉर्मिटी इज गुड। ऑडिट तो जो है फिर अगले 6 महीने में आराम से होता रहता है। ऑडिट की कोई डेट ही नहीं होती, बड़े मजे की बात है। पर एनुअल जनरल मीटिंग की डेट होती है, वो सेक्शन 96 में हम पढ़ेंगे। और एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने पड़ते हैं, तो उस एंगल से इनडायरेक्टली ऑडिट की डेट होती है। ठीक है सर, लेकिन ये तो 1 अप्रैल to 31 मार्च तो बाद वाले साल के लिए, लेकिन पहले साल के लिए क्या? आज कंपनी बनाई, क्या तारीख है आज? आज को छोड़ दो, चलो आज को छोड़ते हैं। मान लो आपने कंपनी बनाई 16 अगस्त को, कब बनाई? 16 अगस्त। तो अब ये तो 1 अप्रैल से चालू नहीं होगा, फिर वो ईयर कहां से चालू हो जाएगा? 16 अगस्त से।
16 अगस्त 2020 से स्टार्ट होगा और जो सबसे पहले 31 मार्च दिखेगी वहां एंड हो जाएगा। तो कहां एंड होगा बोलो? इधर ऑनलाइन 30, अगर 16 अगस्त 2020 को एक कंपनी बनी है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहां एंड होगा? 31 मार्च कौन सा? 31 मार्च 2021। परफेक्ट। 1021 टाइप हो गया गलती से। 2021, राइट? समझ गए आप इस बात को? पर क्या है, मान लो आज एक कंपनी बना ली, अब आज क्या तारीख हो गई? 19 फरवरी। अब 19 फरवरी 2021 को कंपनी बनाओ और फिर बोले ये जो 31 मार्च ये जो आ ही गया, यहां साल खत्म करेंगे। अरे सोचो, एक कंपनी 30 मार्च को इनकॉर्पोरेट हो, 30 मार्च 21 को इनकॉर्पोरेट हुई। अब 20 21 क्या होता है? 30 मार्च 21 को एक कंपनी क्या हुई? इनकॉर्पोरेट हुई। आप बोल रहे फाइनेंशियल ईयर, बोले बस कल खत्म। और 31 मार्च को ही इनकॉर्पोरेट हुई तो बोले आज शुरू आज ही खत्म। छोटा साल हो जाएगा। सरकार ने बोला यार कुछ तो रखो यार स्टैंडर्ड, तो उन्होंने ये बोल दिया। क्या लिखा है? पढ़ो, लिखो, समझो। डन। मतलब अगर 1 जनवरी है उसके बाद कंपनी बने तो ये जो सबसे पहला 31 मार्च पड़ रहा है ये वाला नहीं, अगला वाला। चलो, तो अभी हम इस पे कुछ छोटी छोटी सी केस स्टडीज बना के देखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं फिर छापेंगे। सर मैं एक सब्सिडरी कंपनी हूं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप सब्सिडरी कंपनी है। सर मेरी होल्डिंग कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वाह। सर वहां वो लोग 30 सितंबर को फाइनेंशियल ईयर एंड करते हैं। अच्छा। सर उनको कंसोलिडेट भी करना पड़ता है सब्सिडरी के अकाउंट्स को। हाँ। सर उनको दिक्कत आती ना, फिर हम 31 मार्च को बनाते हैं, उनको 30 सितंबर को लगता है, फिर साल में 2 बार बनाओ, एक बार अपने यहाँ के हिसाब से, एक बार उनके वहाँ के हिसाब से, फिर वो उसको कंसोलिडेट करें, बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर हमको इजाज़त दिलवा दो ना कि हम उनके हिसाब से अलाइन कर लें। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और उनके साथ फाइनेंशियल ईयर का अलाइनमेंट करने के पर्पस से आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हो, सितंबर के सितंबर 30 सितंबर ईच ईयर, तो आप जाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगा तो वो परमिशन दे देगी, और अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो फिर आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो। पहले ये, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सर मोदी जी तो बहुत बिजी रहते हैं, अब मैं, नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री के पास थोड़े जाना है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज होती हैं। गवर्नमेंट के अंदर क्या होती है? मिनिस्ट्री। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री सुना है आपने? फाइनेंस मिनिस्ट्री सुना है? निर्मला जी काफी इंप्रूव हो गई वो। जब डिफेंस मिनिस्टर थी तब तो लगती नहीं थी कि मिनिस्टर हो सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद एकदम अलग ही उनका जलवा देखने को मिला। तो अब यहां पे अलग अलग मिनिस्ट्री होती, होम मिनिस्ट्री, उनको तो कौन नहीं जानता है, शाह साहब। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, सब अलग 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 अलग, मोटा भाई, हाँ जी बिल्कुल सही कहा। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उन मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट हैं। तो जब भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ मिले, जाओ भारत सरकार से पूछ के आओ, तो डीसीए के पास चले जाना, डिप्लोमा इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ना 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 ना, डीसीए इज, गेस व्हाट?
डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। कंपनी अफेयर्स, अफेयर्स मतलब कामकाज, कंपनी से जुड़े कामकाजों का विभाग, वहां आपकी एप्लीकेशन जाएगी। फिर डीसीए ने भी पता है क्या करा है, जैसे आईसीआई ने पता है क्या करा है, अपने आप को 5 रीजन्स में बांट दिया। डू यू नो दैट? ऐसा क्यों करते भाई? आईसीआई तो एक आईसीआई दिल्ली में रखो ना, 5 हिस्से में काहे बांट लिया? क्यों बांटा आईसीआई ने अपने आप को 5 हिस्सों में? अब ये फाइनेंशियल ईयर के बहाने से ना हम एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने में, फाइनेंशियल ईयर को तो मैंने होल्ड कर दिया। अब मैं घुस गया हूं एक दूसरी चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में। क्यों आईसीआई ने अपने आप को 5 हिस्सों में क्यों बांट लिया? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मतलब यहाँ इंदौर से एप्लीकेशन दिल्ली जाए, कन्याकुमारी की दिल्ली जाए, गुवाहाटी से एप्लीकेशन दिल्ली जाए, गोवा से एप्लीकेशन दिल्ली जाए, अरे बहुत डिस्टेंस हो जाएगा और सारा एक जगह वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन से बेटर मैनेजमेंट हो जाता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। आप सोचो पूरे इंदौर में अगर डोमिनोज पिज्जा की एक ही शॉप हो, होम डिलीवरी तो कर रहे हैं सर, क्या फर्क पड़ता है? तो विल इट बी बेटर, या मोर देन वन आउटलेट्स हो तो बेटर है? ऑलवेज बेटर। डिसेंट्रलाइज हो जाने से चीजें क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। इसीलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी है। इसीलिए तो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमारे यहाँ पर नगर पंचायत या नगर निगम भी है। डिसेंट्रलाइजेशन इसी को तो बोलते हैं। सारे काम एक आदमी के हाथ में दे दो तो वो तो बैंड बजा दे आपकी, सबको थोड़ा थोड़ा काम दे दो तो वो अच्छा रहेगा। तो आईसीआई आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली थोड़ी होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है कानपुर। कहाँ रजिस्टर हुआ आप? दिल्ली। अब आजकल ऑनलाइन होता सर, पता ही नहीं चलता हुआ क्या आखिर। पहले कुरियर करते थे तो मालूम पड़ता था कि चिट्ठी कहाँ जा रही है, कानपुर। आपका जो ऑफिस है जहां आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन संबंधित समस्या के लिए कांटेक्ट करना है, वो कौन सा है? कानपुर, सेंट्रल इंडिया। तो डीसीए ने भी अपने आप को रीजन्स में डिवाइड कर लिया। 7-8 रीजन है, इन्होंने 5 भी नहीं और ज्यादा रीजन कर दिया। हर रीजन में एक हेड बिठा दिया, उसको बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर। रीजन के हेड को क्या बोलते हैं? फिर रीजनल डायरेक्टर से नीचे जो आता है वो आता है आरओसी। कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। 100 बार इस एक्ट में आएगा आरओसी आरओसी आरओसी, आपको लगने लगेगा छोटा भाई है आपका, यही आरओसी चल। आरओसी है वो पूरे स्टेट का एक आदमी, मध्य प्रदेश की सारी कंपनियों का एक आरओसी। सोचो आप, बड़ा आदमी, गुजरात की सारी कंपनियों का एक आरओसी। सीनियर आईएएस ऑफिसर है वो, बड़ा भारी आदमी है, तोप है वो अपने आप में। आरओसी आरओसी करते करते ये मत समझ जाना कि ये ले आरओसी 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 आरओसी। ओके, ये लेवल्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल है। टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी डीसीए, उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर, उसके नीचे आरओसी। लेकिन हमारे देश में ना किम जोंग जितना तो पावरफुल नहीं है वो, बट है। हाँ बोलो बेटा। मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, कई बार एक मिनिस्ट्री में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी होते हैं। मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है ना वो आते जाते रहते हैं, बट डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं ना वो परमानेंट। ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस को यही तो बोलते हैं, तुम आज हो कल चले जाओगे, हम भले तुमको सलाम ठोक रहे हैं, भले मैं कमिश्नर हूं, तेरे को मेरे को सलाम मारना पड़ेगा। तू बीकॉम फेल, तू 10वीं फेल, और मैं तेरे को सलाम ठोकूंगा, पर तेरे जैसे कई आए और चले गए, हम यहीं रहेंगे। ये डिफरेंस है डीसीए और एमसीए में। डीसीए में पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो अब यहां पर अब क्या हुआ बेटा, देश में ना 3 चीजें होती, किसी भी अच्छे लोकतंत्र में 3 चीजें होनी चाहिए और तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली मजबूत होनी चाहिए। एक होता है लॉ मेकर, लेजिस्लेचर। कौन कानून बनाता है भारत में? नहीं मोदी जी नहीं, अरे नहीं सच्चाई नहीं बोलना है, आपने को जो लिखा है वो बोलना है। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून बनाती है पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट गवर्नमेंट में कानून कौन बनाता है? विधानसभा। एक होता है लॉ मेकर, फिर दूसरे ये होते हैं लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब, दिस साहब, दैट साहब। ये लॉ को एडमिनिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब इंदौर के, तो लॉ तो बहुत सारे इंदौर में कि भाई आप नकली मावा बना के नहीं बेचोगे, गांजा चरस नहीं बेचोगे, मिलावट नहीं करोगे,
ठीक है ना। पर ये सबको देखेगा कौन कि ये अवैध रेत का उत्खनन, वो जो होता है ना, नदियों से रेत निकालते हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो इनवैलिड तरीके से नहीं करोगे। पर ये सब देखेगा कौन कि ये सब हो रहा है? विल चेक इट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटर, और तीसरा क्या होता है? बिल्कुल सही, जुडिशरी। सरकार ने कानून बना दिया, कलेक्टर कमिश्नर साहब देख रहे हैं कि लोग कानून का पालन करें, पर नहीं करा। नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई जहरीले केमिकल से। कलेक्टर साहब को गुस्सा आया, कलेक्टर साहब ने रिवॉल्वर निकाली, गोली मार दी। हाथों हाथ इंसाफ, जेल भी नहीं भेज सकते वो तो। अब जाएगा मामला जुडिशरी के पास। अगर दुनिया में सबसे स्लो कोई प्राणी है, स्नेल से भी ज्यादा स्लो, घोंगे से ज्यादा भी सुस्त अगर कोई कार्य प्रणाली है इस दुनिया में, तो वो हमारी जुडिशरी है। वेरी स्लो, वेरी स्लो। जॉली एलएलबी देखी थी ना, 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। सबसे पुराना केस इंडिया में 1951 का चल रहा है। कब का? हाँ हाँ, 1951 में केस फाइल करा था, चल रहा है कोर्ट में। चला रहा है, जो मर गए उनके बच्चे चला रहे हैं। वो पढ़ो, गूगल करो, मिल जाएगा। नहीं होता ना केस टाइम बार्ड, यही तो मजे की बात है। होना चाहिए कि 3 साल से ज्यादा केस निकल जाए तो जज को जेल होगी। कर दो ऐसा, फिर देखो दमादम। बोलना आसान है, करना कुछ भी आसान नहीं है। पर एक बात कह रहा हूं यार, मन की भावना है तो यही है ना, प्रैक्टिकल नहीं है, बात प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे देश में सबसे फास्ट अगर कोई केस का डिस्पोजल होता है तो वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, ऐसा माना जाता है। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बाउंस ऑफ चेक। मैं आपको चेक दूं, चेक बाउंस हो जाए, मुझे 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसका फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन होता है देश में 3 साल में यूजुअली। 3 साल में के बाद में क्या बोला? यूजुअली 5-7 साल भी लग जाते हैं, ये फास्टेस्ट है। और जनरली कोर्ट में कई बार पहली तारीख ही 5 साल बाद लगती है। आज केस करा, मैंने कहा तुमने इसको, मैं केस कर दूं, ठीक कर दो, केस कर दिया मैंने, पहली तारीख लगी 5 साल में हाई कोर्ट में। तब तक तो मैंने माफ कर दिया, अच्छा, माफ की। ऐसा होता है। कंज्यूमर कोर्ट्स बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं। मैंने एक केस, यार मैं बहुत सिस्टम से चलने वाला आदमी रहा हूं, बट अब क्या करो, समय के साथ लगता है बदलना पड़ेगा। प्रोडक्ट खरीदा, खराब निकल गया। बात ये नहीं थी कि मेरे पैसे डूब गए, बात ये कि बात गलत है। केस कर दिया, मैं जीत गया। 3-4 साल तक वकील को पैसे देने के बाद मैं जीत गया। सामने वाले ने कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं माना। इस बीच उसने दुकान ही चेंज कर ली। वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता है, कौन ढूंढेगा? उसके घर नोटिस गया, कुछ नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं। अब लोग 20-20 साल केस लड़ते हैं मकान मालिक किराएदार से खाली कराने के लिए, फिर किराएदार जब कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद खाली नहीं करता तो फिर उसका एक केस करते हैं। 1-1.5 साल में फिर वो इंप्लीमेंट होता है। अगर आपका किसी से विवाद हो जाए ना, मौके पे निपटा दो, या तो वही लपड़ मार दो, एक बात खत्म। या तो, पर ये इसमें भी खतरा है, सामने वाला बेवकूफ निकला, चाकू मार दिया आपको, तो यू नेवर नो ना यार, कौन कैसे टेम्परामेंट में। और आपकी गाड़ी किसी से टकराएगी, रोड रेज हुआ, आपको इमीडिएट लपड़ मार दो वहीं के वहीं, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होना है, बिलीव में। जिसने लपड़ मार दिया वही विनर है, बाकी सब अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, पर वो उसने चाकू मार दिया तो अलग बात है। ये रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो हाथों हाथ निपटा दो उसको, या फिर भगवान महावीर स्वामी बन जाओ, माफ कर दो। गौतम बुद्ध, माफ करा, तेरे कर्म तुझे खुद सजा देंगे, जा, क्योंकि लड़ तो अब मैं वैसे भी नहीं सकता। इंडियन जुडिशरी है बेटा, बहुत कड़वी सच्चाई है, मगर है। तो अब क्या है, तीसरा स्तंभ क्या है अपना? जुडिशरी। सरकार ने कानून बनाया, ब्यूरोक्रेट्स ने लगाया, फिर जिसने उल्लंघन करा तो लड़ते हुए कहां गए? जुडिशरी में चले गए। देखा ना जुडिशरी में कितना लूप होल है। निर्भया केस में जो फांसी हुई आपने देखा ना, पढ़ा होगा कभी आपने।
क्लियर कट वहीं हाथों हाथ मार देना था, तो भी उन्होंने, सबको दिख रहा है कि ये गलत है, लेकिन लॉ खुद हाथ बांध के खड़ा है कि भाई ये गलत है लेकिन ये लॉ के हिसाब से सही है। तारीख पे तारीख लगती रही, बहुत मुश्किल में फांसी पे चढ़ाया उन्हें। बहुत बेकार सिस्टम है। ये 3 लेवल्स हैं। तो एक लेवल अपना, एक तो सरकार ने कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने, द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? डीसीए कर रहा है, रीजनल डायरेक्टर कर रहा है, आरओसी कर रहा है। कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर जुडिशियल अथॉरिटी, तो अब कोर्ट चले जाओ। कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम क्या जाएंगे? बेटा क्या ये सब सेक्शन वेक्शन तो आप आराम से रट रटा लोगे, पर कुछ बेसिक बातें बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ समझ तो आनी चाहिए कि ये पूरा एक ओवरऑल व्यू क्या है। अलग अलग छोटा छोटा सब समझ में आता, बट एक ओवरऑल भी समझ होनी चाहिए आप। इसलिए बता रहा हूं ये सब मैं आपको। कोर्ट केस कर दो तो लोग डर जाए, कोर्ट केस कर दो, पागल है क्या? कोर्ट केस करेंगे तो मर जाएंगे हम तो सालों साल। तो ये देश में जब इस स्थिति को देखा तो सरकार इसका एक उपाय लेके आई। उन्होंने बोला एक सेमी जुडिशियल बॉडी बनाई जाए। क्या बनाई जाए? सेमी जुडिशियल, जो आधा जुडिशरी और आधा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी। मतलब वो आधे कलेक्टर साहब है, आधे जज साहब है, यूं कह दो। ऐसी बॉडी बनाई जाए, उसको कहा गया ट्रिब्यूनल। अब जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आईटीएटी, आशीष सर जिसकी प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट और आईटीएटी की, आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स ऑफिसर और आपके बीच विवाद हुआ, उसने बोला नहीं तेरी इनकम ज्यादा है, और टैक्स दे। उन्होंने नहीं नहीं भाई साहब, आप लपड़ मार दो उसको, नहीं है मेरे पास और टैक्स, चल भाग। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। आप उसके खिलाफ हायर अथॉरिटी में, कमिश्नर में अपील करोगे, भाई साहब ये फालतू टैक्स लगा रहे हैं इनको, देखो ना। कमिश्नर बोले नहीं, कमिश्नर में भी हार गया आपके, नहीं टैक्स तो देना पड़ेगा। ने बोला मैं तो नहीं दूंगा, आप ट्रिब्यूनल में जाओगे। कोर्ट नहीं जाना पड़ा, बड़ी खुशी की बात है। आपको स्पेशल कोर्ट जाना पड़ा, जिसको क्या बोला गया? ट्रिब्यूनल। वहां भी जज साहब है, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो डेडिकेटेड टू इनकम टैक्स। अभी आप कोर्ट वाले जज साहब के पास जाओ तो एक मर्डर का केस देख रहे थे, अगला आ गया जमीन के झगड़े का, तीसरा इनकम टैक्स का आ गया। उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा इतने सारे लॉ में पढ़ूं क्या मैं। तो अब ये स्पेशल जज है तो इनको तो एकदम बारीकी है, तो एक तो जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, और चूंकि ये स्पेशल कोर्ट है, सिर्फ इनकम टैक्स के मामले आते हैं तो जल्दी जल्दी नंबर आएगा। समझ रहे हैं आप? मगर एक प्रॉब्लम आती है, हर एक्ट में ट्रिब्यूनल बन गए, इससे फास्ट डिस्पोजल। सर ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाई नहीं हूं मैं, तो फिर जाओ, अब फिर जाओ, ये लेवल पार कर लिया ना तो अब हाई कोर्ट चले जाओ, फिर वो लेवल पार कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, फिर वहां हार गए तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाओ, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी हो तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले जाओ, फिर वहां भारत सरकार की किरकिरी करा के, बेइज्जती करा के कोर्ट केस जीत जाओ और सारे पैसे वापस ले लो। ऐसा ही हुआ ना, ऐसा भी होता है। तो इंटरनेशनल कंपनीज को ये भी राइट होता है कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी जा सकती है। तो अब समझो जरा, टाइम है भी। तो अभी मामला क्या हुआ कि इसे ट्रिब्यूनल से अच्छा हो गया सर, ये थोड़ा ना फास्ट हो गया, उन लोगों को आता भी ज्यादा इनकम टैक्स का, और जल्दी जल्दी इतनी कोर्ट इतनी सारी तो तारीख भी लग जाती है। हर एक्ट में ट्रिब्यूनल बैठा है, यातायात अधिनियम में ट्रिब्यूनल होता है, फिर जीएसटी में एक ट्रिब्यूनल होता है, फिर अपना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ में भी ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। एक बार इकोनॉमिक टाइम्स में एक फुल पेज का आर्टिकल था इसको लेकर के, ट्रिब्यूनलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स। एक तरफ केसेस का फास्ट डिस्पोजल होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बुरी बात होती है कि ट्रिब्यूनल इनडायरेक्टली भारत सरकार के कंट्रोल में होती है, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो लोग बैठे हैं उनका अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, उस कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो सरकार के लोग होते हैं। तो एक तरह से जुडिशरी का एक काम आपने उनसे छीन के सरकार के हिस्से में दे दिया, जबकि दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये एक अच्छी बात नहीं है। ओवर ट्रिब्यूनलाइजेशन इज नॉट गुड, क्योंकि सरकार के हाथ में सब हो गया तो सरकार तो किम जोंग उन बन जाएगी ना फिर यार। इतने इंस्टीट्यूशन क्यों खड़े? क्योंकि कोई भी तानाशाह ना बने। अलग अलग इंडिपेंडेंट, आरबीआई अलग इंस्टीट्यूशन, सीबीआई अलग, मतलब होना तो ऐसा ही चाहिए कि आरबीआई इंडिपेंडेंट हो, सीबीआई इंडिपेंडेंट हो, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हो, और सरकार इंडिपेंडेंट हो, और ब्यूरोक्रेट्स इंडिपेंडेंट हो, ताकि किसी एक के हाथ में ज्यादा पावर ना आ जाए, ताकि वो तानाशाह ना बन जाए। लेकिन ट्रिब्यूनलाइजेशन से ये प्रॉब्लम आती है। हाँ। नहीं 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 बेटा, ये आपको कॉलेजियम सिस्टम होता है उन लोगों का, वो जजेस आपस में एक दूसरे को अपॉइंट करते रहते हैं, वो सिस्टम ही अलग है। लोअर लेवल पे थोड़ा बहुत एग्जाम्स होती हैं, बट हायर लेवल पे सब उन्हीं के सिस्टम चलते हैं। वही तो खराब सिस्टम हो रखा है,
उसी को तो ठीक करने की जरूरत है। पर अब सरकार को दे दो वो सिस्टम। अपन बोलो यार मोदी जी में बहुत स्पीड और अग्रेशन है। जहां स्पीड और अग्रेशन चाहिए मोदी जी का दुनिया में तो कोई बराबरी नहीं। जहां स्पीड और अग्रेशन चाहिए सिर्फ वहां। मोदी जी को दे दो एक बार कोर्ट, देखो आप 15-15 दिन में फैसले नहीं आने लग जाए तो बोलना मुझे आप। हाँ, बट नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हाँ सर, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? ओ भाई एलएलबी की क्लास थोड़ी, इतना बता दिया उतना काफी है, मेरे को नहीं आता। चलो तो अब अपन मुद्दे पे आ जाएं वापस। ये जो एनसीएलटी है ना, ये सेमी जुडिशियल बॉडी है। कंपनीज एक्ट में ना बहुत सारी जगह एनसीएलटी लिखा था। मतलब कोर्ट ही जाना ना, एनसीएलटी भी है तो आधा कोर्ट है, पर कोर्ट जैसी जलवे हैं उसके भी। तो फिर कई जगह से एनसीएलटी हटा के और रीजनल डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट और आरओसी कर दिया गया, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। क्योंकि कोर्ट जाना तो कोर्ट जाना ही है, भले ही एनसीएलटी वो थोड़ी कोर्ट के जलवे तो उसमें भी हैं। कई जगह से हटा दिया एनसीएलटी को और उसकी जगह क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर आरओसी कर दिया। सब सरकार के हाथ में रहेगा, फटाफट काम होगा। 1 नवंबर 2018 तक फाइनेंशियल ईयर बदलवाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी एनसीएलटी के पास थी। 1 नवंबर 2018 तक जो लोग गए ना, सर हम वो सितंबर से सितंबर बना लें क्या P&L, जाओ एनसीएलटी जाओ, चले जाओ एनसीएलटी जाओ। 2 नवंबर की सुबह किसी के दिमाग में आया कि चलो जाके परमिशन ले लूं कि मैं एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करूंगा, तो उनको बोला ये रास्ता बंद हो गया, अब इधर जाओ। आज से परमिशन देने की एप्लीकेशन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। सर वो हमने एप्लीकेशन अक्टूबर 2018 में ही लगा दी थी, आज 5 नवंबर हो गया है, तो क्या वो जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी एनसीएलटी ने बस्ता बांध के दे दी? सरकार ने बोला नहीं नहीं, जो पेंडिंग काम है वो आप खत्म कर लेना, वो तो 2-3 महीने में खत्म हो भी गया होगा। यार नहीं समझे आप मेरी बात? हाँ। तो ध्रुव बोल रहा है आई थिंक यू आर अ बिग फैन ऑफ मोदी जी। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ये मुझे फैन बोल रहा है। अपोजिशन भी नहीं है, ये भी गलत पहचान। मैं तारीफ भी करता हूं। मैं एक आम नागरिक हूं, ना मैं भक्त हूं ना मैं चमचा हूं। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। और दोनों तरफ से जूते पड़ेंगे इसके बाद आप। जैसे आप क्रिटिसाइज करोगे तो बीजेपी वाले मारेंगे, और जैसे फेवर करोगे तो कांग्रेस वाले मारेंगे। लेट देम डू इट। हम डर रहे हैं किसी से? है कोई भक्त तो आओ भिड़ जाओ, और चमचा है तो वो भी आके भिड़ जाओ, निपटा दूंगा। बेटा आप एजुकेटेड लोग हो, आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और आपको अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की समझ होनी चाहिए आप में। और कई बार अनपढ़ लोग हमसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सेटबैक है कि हम किताबें रट रट के पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर सेंस होनी चाहिए, समझ। अमेरिका अमेरिका वहां के लोगों की समझ की वजह से, अंधविश्वासों की वजह से नहीं है। हम भी अपने अंदर समझ लाएं तो बहुत फायदा होगा। ए भटका दिया यार भाई तूने, चल चलो मुद्दे पे आ जाओ। अब हम बात कर रहे थे कि सर मेरी एप्लीकेशन तो गई थी ट्रिब्यूनल में अक्टूबर में, और ये 1 नवंबर के बाद तो कानून बदल गया, तो मेरी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देंगे वो लोग? नहीं रे, वो एप्लीकेशन वही निपटाएंगे, एनसीएलटी वाले ही निपटा लेंगे। 2-3 महीने में निपट भी गई होगी, अब वो तो बात पुरानी हो गई। अब तो एनसीएलटी के पास पुराना कोई केस पेंडिंग भी नहीं होगा। अब तो ये पावर पूरी तरह से किसके पास आ चुका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ अ डिफरेंट ईयर टू अलाइन विद फॉरेन होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। पहले पावर ट्रिब्यूनल के पास था, ये बहुत ही घटिया प्रोविजन है क्योंकि इतिहास हो चुका है, लेकिन इस पे बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने इस पे इतना टाइम दे दिया।
सीधी बात है, ये सब झंझट खत्म. इफ यू वांट टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, number 1 the purpose should be alignment with foreign holding subsidiary or associate. Number 2, go to central government. Sir, what if central government doesn't give me permission? Then continue with this regular financial year. What if they give the permission? Fantastic, you start following the new year. चलो बताओ आपकी समझ कितनी है. 5 मई 2017 को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई. बताओ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट, कहां से होगा? 5 में से. इधर चैट बॉक्स में बताओ एंड कहां होगा? 31 मार्च 2018. आगे तो फिर रेगुलर है, अप्रैल 18 टू मार्च 19. अरे ये तो मैंने आंसर दिखा दिया, गड़बड़ होगी. 31 दिसंबर 2017 को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई. फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कहां होगा? 31 मार्च 2017, 18 कि 19? पक्का 18? ओके 18. आगे तो रेगुलर है. अब बोलो अगला. 31 मार्च 2000, पक्का 19? लॉक कर दूं? कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए. सही जवाब. और अब आप जीते हैं एक और सवाल. अगला साल तो वही रेगुलर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. फाइनेंशियल ईयर क्लियर है. एक जैसा फाइनेंशियल ईयर होगा ना बेटा, तो सब चीजें स्मूथ हो जाएगी. ठीक है, बाकी कल देखते हैं. अब फिर फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर वो इनकम टैक्स में होता है, कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है.